तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं शेड्यूल से। जो AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन है 17, जो कि अभी जैन आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में होने वाला है, और एग्ज़ाम इन्होंने 5 फरवरी को रखा है। वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो है, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी 13 दिसंबर से तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई क्लोज़ होता है 16 तारीख को, इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएंगे। और पेमेंट की जो होती है, जैसे कि कैटेगरी वाइज होती है ना पेमेंट, डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट पेमेंट है, तो वो 19 को ख़त्म हो जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वो ये है सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही बता देते हैं। हर साल ये ऐसा ही करते हैं, तो हमें पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं भाई कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको हर हालत में, आप जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास कौन से बेरेक्ट होने चाहिए जो आपको लेके जाने हैं। तो वो हर हालत में आपके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर है। और क्वेश्चन तो आपको पता ही है, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इतना इजी होते हैं कि कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा बेरेक्ट आप पढ़ने बैठ गए हो। अब इतना टाइम भी नहीं होता, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 1 महीना 20 दिन इससे ज़्यादा नहीं होता आपके पास। तो आपको बस फोकस यही करना होता है कि आप फैमिलियर हो जाएं विद इंडेक्स, यानी कि जो आपका इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ लिखा है और उसका क्या मीनिंग है। ताकि जब आप, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह होता है, बेसिकली आप अपने बेरेक्ट लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और आपको वहीं में से जब क्वेश्चंस आते हैं जो MCQ वाले, तो उसमें से जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो अब आप बेरेक्ट खोल के उसमें से आंसर निकालते हैं। इस तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह ही होता है ये। उसमें आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है, भाई इसका तो बेरेक्ट ले जाना ही पड़ेगा। मैं भी लेके गया था, IPC का भी मैं लेके गया था, CRPC मेरे पास था, CPC भी मैं लेके गया था, वो एविडेंस भी मैं लेके गया था। ये वाला मेरे पास नहीं था, ADR मैं नहीं लेके गया था। फैमिली मेरे पास था, मैं ले गया था। एडमिन था मेरे पास, एथिक्स का था, कंपनी का तो मैं लेके गया था, मुझे याद है। एनवायरनमेंट का भी था, साइबर यानी कि IT वाला जो था वो मैं लेके गया था। उसी तरह से टॉट हो गया, इसका मेरे पास था पहले से ही। टैक्सेशन का भी बेरेक्ट नहीं था, लेकिन ये हार्ड कॉपी थी पेजेस में, यानी A4 में मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा था, तो मेरे पास ऑलरेडी उसी को ले गया था मैं इसको। लेकिन मैं वो बेरेक्ट नहीं ले गया था, मैं एक्चुअल में हार्ड कॉपी ले गया था, जो A4 साइज़ पे आप प्रिंट निकाल लेते ना। तो टैक्सेशन का तो मैं वो ले गया था। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट तो मेरे पास नहीं था। हाँ, IPR ऑब्वियस ही बात है, IPR का तो मैं ले गया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC और CPC और एविडेंस, ये तो हर हालत में आपको लेके जाने हैं। और फैमिली का भी भाई, इसको नहीं छोड़ना। और फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक रिलीफ, ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको इन्होंने यहाँ मिक्स कर दिया, हालांकि मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं बता दूँ, स्पेसिफिक रिलीफ से क्वेश्चन आए थे कई सारे, बहुत इजी क्वेश्चन थे कि बस आपको सेक्शन देखना था, सेक्शन देखते ही आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते, जैसे IPC है तो उसमें पूछ लेंगे डिसऑनेस्टली कौन से सेक्शन में, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। वो ये नहीं पूछेंगे आप इसकी मीनिंग बताओ, या फिर MCQ क्वेश्चन है ना, वो कोई एग्जाम्पल दे के आपको परेशान नहीं करेंगे। ये इनके क्वेश्चन का पैटर्न इतना इजी होता है कि आप बस देख के आप आंसर कर सकते हैं, आपके हाथ में अगर बेरेक्ट है और टाइमली आप उसे ओपन करके। तो यहाँ पर बेसिकली टाइमिंग का एग्ज़ाम है एक तरह से देखा जाए तो। लीजिए इन्वायरमेंटल लॉ है, ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं, अगर मान लीजिए नहीं, इसका बेरेक्ट कभी खोला ही नहीं, आप खरीदे और नया नया लेके चले गए। अब वहाँ पर ये दोनों का एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, वो आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं आपको जल्दी, क्योंकि आपने इंडेक्स के साथ आप फैमिलियर ही नहीं है, आपने कभी खोला नहीं, यूज़ करा। तो IPC का इसलिए मैं बहुत अच्छे से, मैं कई बार तो इंडेक्स पे ही फोकस था मेरा, RPC में मैंने फोकस किया था। तो मेरी यहाँ स्ट्रेटजी ये, मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जितने भी आप बेरेक्ट ले जा रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो 8 से 10 नंबर वाले हैं, उनके जो इंडेक्स है ना, उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अच्छे से पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब टाइमिंग का ही खेल है, ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। वो इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप पढ़ सकते हो और आराम से पढ़ के सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत अच्छे स्कोर भी कर लेते हैं, आराम से क्वालिफाइड हो जाता है। मुश्किल से कोई एक दो बच्चे ही होंगे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जो फेल होते हैं। तो भाई स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता दी है कि आपको हर एक बेरेक्ट में अपने निकालने हैं और उनके इंडेक्स से फैमिलियर हो जाना है, यानी कि इंडेक्स को अच्छे से बार बार पढ़िए, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान वो जल्द से जल्द वो सेक्शन निकाल सकें जो पूछा जा रहा है। तो बस यही स्ट्रेटजी है, और कोई नई बात नहीं बताने वाला। तो बस यही है मेरी एक स्ट्रेटजी जो मेरे काम आई और आपके भी काम आएगी। अब इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं
लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने क्या क्या फ़ेस किया और क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, तो जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, अगर आप वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो बस यहीं तक थी, इतना आपके लिए सफिशेंट है। आप अपना बेरेट निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस यही है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे वीडियो को देखिए। और अब मैं जो नेक्स्ट बात करने वाला हूँ, मैं 16 की बात करने वाला हूँ और मैं स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ामिनेशन सेंटर हॉल के अंदर और बाहर क्या चल रहा था। ठीक है, तो अब आगे चल रहे हैं हम। और AIBE 16 जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम पड़ा था मेरा 31/10/2021 को, और मैं क्वालिफाई भी कर लिया था। और ये एग्ज़ाम पड़ा था संडे को। और अब एग्ज़ाम से ठीक करीब 40 या 45 दिन पहले जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी ना AIB की, उसके राइट में एक कॉलम था जहाँ पर वो अपडेट्स और न्यूज़ डालते थे, अपलोड करते रहते थे, वहाँ पर लिखते रहते थे अपडेट्स। तो वहाँ पर एक अपडेट आती है और वो उसमें मेंशन करते हैं कि जो बेयर एक्ट्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको IPC के बेयर एक्ट के बारे में बताया, तो एक जो बेयर एक्ट है हमारा, ये केवल वो अलाउ करेंगे बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट वाले, यानी कि उसमें शॉर्ट नोट नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये देखो, ये मेरा बेयर एक्ट है, कब का, 2018 का, और यहाँ पर लिखा है बेयर एक्ट विद, आप यहाँ देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है नीचे शॉर्ट नोट, यहाँ प्राइस के सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ है विद शॉर्ट नोट्स। तो मैंने तो 2018 में ही ख़रीद लिए थे ना, मैं तो फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने IPC CRPC तो 2018 में ख़रीद लिए, और विद शॉर्ट नोट क्योंकि सभी वही खरीदते हैं। भाई शॉर्ट नोट से काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो काम की होती है। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई फ्रेशर है यहाँ पर, कि भाई शॉर्ट नोट से बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, तो भाई ये देखो, ये जैसे सेक्शन 166B है, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। अब उसी तरह से यहाँ पर होगा जो कि कट गया है 166A, और ये A B C उनके पार्ट हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो कमेंट सेक्शन है ना, ये पूरा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिशर ऐड करता है बेयर एक्ट में, जैसे यूनिवर्सल ने ऐड करी है। तो ओरिजिनली ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कमेंट वाली, ये वाली, ये नहीं होती ओरिजिनली, बट ये ऐड ऑन हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसकी बात कर रहा है AIB 16, और उसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया था, और ये लिख दिया था कि हम विदाउट शॉर्ट नोट वाले अलाउ करेंगे, यानी वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए आपके बेरेक्ट में। अब आप कहेंगे कि ऐसे बेरेक्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई, मार्केट में ऐसे बेरेक्ट भी आते हैं जिसमें शॉर्ट नोट नहीं होते, केवल बस कहते हैं ना प्लेन रीडिंग होती है एक्ट की, बस वो एक्ट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। और वो कम पेजेस में भी होते हैं और सस्ते भी आते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये सिचुएशन आते ही भाई हमारे तोते उड़ गए, क्योंकि आप देखो, ये सारे बेयर एक्ट मैंने पहले के खरीदे हुए हैं 2018 के। अब ये एक तरह से AIB में तो मैं लेके नहीं जा सकता, अगर वो नोटिफिकेशन पे अड़े रहें तो मैं लेके नहीं जा सकता, तो वेस्ट हो गए। और ये ब्लू वाला आप देख रहे हो, मैंने बाद में ख़रीदा जब ये नोटिफिकेशन आया, इस चक्कर में कि भाई कम से कम कुछ तो ख़रीद लूँ। तो ये ब्लू वाले यहाँ पर एक दो स्पेसिफिक रिलीफ है, और कंज्यूमर कोर्ट का भी है, वो आपको दिख नहीं रहा, और ये लेबर का तो दिख ही रहा है ना। तो ये ब्लू वाले मैंने बाद में खरीदे, ये विदाउट शॉर्ट नोट वाले हैं, इसमें शॉर्ट नोट नहीं है, और ये पतले भी होते हैं, मैं बता दूँ, सस्ते भी थे, जैसे मैंने पहले ही बता दूँगा। तो गिनती के 3-4 ही तो बेरेक्ट बचे मेरे पास जो मैं लेके जा सकता था, बाकी तो वेस्ट हो गए इतने सारे, मैं इसमें लेके नहीं जा सकता अगर वो नोटिफिकेशन की बात माने तो। ये सिचुएशन हमें आ गए थे हम लोग। तो भाई उस टाइम क्लैरिफिकेशन कहीं से मिल नहीं रहा था कि भाई अलाउड है कि नहीं है, डिसीज़न वापस ले लिया या फिर ऐसे लिख दिया था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहाँ से स्टॉक से भी हट जा रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे बेरेक्ट विदाउट शॉर्ट नोट वाले। तो उस कंडीशन में मैंने भी एक मेल किया इनको, AIB वालों को। उनका जो ईमेल आईडी था मुझे ये ऑफिशियली वहाँ मिल गया था उनकी वेबसाइट पे। तो मैंने भी पूछ लिया था यही कि भाई बेरेक्ट विद शॉर्ट नोट अलाउड और नॉट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। और अगर डाउनलोड प्रिंटेड अगर मैं ले जाऊँ, जिनकी जैसे मेरे पास बेरेक्ट नहीं थे, तो मैंने बोला ना कि वो 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं, जो एक क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के, और सिर्फ 2 मार्किंग के होते हैं, तो मैंने सोचा उसके वो प्रिंट आउट करके ले जाऊँगा हार्ड कॉपी। तो ये भी पूछ लिया था मैंने, स्टडी मटेरियल ले जा सकते नहीं, ये सब पूछ लिया था मैंने, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो चल ही रहा था कि भी ले आ सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो। मैंने कहा ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन मैंने कहा पूछने में क्या जा रहा है, पूछ ही रहा हूँ। तो ऐसे ही उस टाइम अगर आपको पता हो तो नोएडा में कोई एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर उनके फुल स्लीव को काट के हाफ स्लीव कर दिया था। तो वैसे ही किसी में दोस्त ने मजाक में बोल दिया था कि यार एक बार पता कर लियो भाई, पानी की बोतल ले आना, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने भी पूछ लिया था भाई वाटर ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउड है कि नहीं। तो खैर इनका जवाब बड़ा अजीब सा आया था,
वो आया था 1 अक्टूबर को। मैंने 29 सितंबर को किया था और 1 अक्टूबर को उन्होंने भेजा था। एज़ पर डिसीजन इन्फो अवेलेबल दिस इज़ दी रूल। अरे कौन से रूल की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये इंटरप्रिटेशन इनकी ये है कि जो वेबसाइट पे लिखा है वही फाइनल है। रेस्ट प्लीज़ वेट, वी विल पब्लिश द क्लैरिटी ऑन पब्लिशर इफ़ इट कम्स फ्रॉम कमेटी। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये था मेल उनकी तरफ से, टीम AIBE। तो मेल किया लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ना ही मैंने उनसे बोला था कि मुझे आप काइंडली प्लीज़ सेंड मी लिंक फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग गाइडलाइन फॉर। मैं एक्चुअली में गाइडलाइन ढूंढ रहा था, भाई गाइडलाइन क्या है आपकी, तभी तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो कोई आ ही नहीं रही थी। तो देख रहे हो आप 29 सितंबर, एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना बचा है। खैर, तो इसका भी ठीक से आंसर नहीं मिला, तो बहुत निराशा हुई भाई। तो भाई जब हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन आ ही नहीं रही थी कहीं से ऑफिशियल सोर्स से, तो मैंने जाके उनकी वेबसाइट पे जाके देखा, इनका एक यूट्यूब चैनल है और वहाँ से मुझे क्लैरिफिकेशन मिलना शुरू हुई बेसिकली फ़र्स्ट टाइम। तो ये एक आप देख रहे हैं पेज जहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन इन्होंने डाला था, देखिए डेट देखिए 23/10/2021 को, और एग्ज़ाम कब है 31 को। तो 23 तारीख को उन्होंने क्लैरिफिकेशन करा कि हम अब अलाउ करते हैं। क्यों, क्योंकि अलाउ क्यों कर रहे हैं, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स, इन्होंने और यहाँ लिखा है ना स्लैश कमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज अ कैंडिडेट आर फेसिंग डिफिकल्टी इन प्रोक्यूरिंग बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट विदाउट शॉर्ट नोट कमेंट फ्रॉम द मार्केट। इनको भी जब रियलाइज़ हुआ कि जब बेयर एक्ट मिल ही नहीं रहे, मार्केट शॉर्टेज हो रही है, तब जाके इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ करा कि अब हम अलाउ करते हैं भाई। ठीक है, तो इन्होंने कब अलाउ करा, 23 तारीख को जाके। तो उसके बाद इन्होंने ओके, BCI इज गेटिंग क्वेरीज रिगार्डिंग द ड्रेस कोड फॉर अपेयरिंग इन द AIP एग्जामिनर। उसमें देखिए कोई BCI ने फॉर्मल ड्रेस कोड कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया, तो आप जैसे मर्जी वेयर फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस जो भी आपको डिसेंट लगे। अच्छा, यू आर एडवाइज नॉट टू कैरी मैनुअल एंड डाइजेस्ट। आप बेयर एक्ट्स कैरी करिए, उसमें शॉर्ट नोट्स कमेंट्स हो, वही अलाउड है बेसिकली। डाइजेस्ट और मैनुअल्स में ज्यादातर कमेंट्रीज होती हैं। तो फाइनली यूट्यूब से काफ़ी कुछ पता लगा इन्हीं के ऑफिशियल चैनल से कि भाई हम अब बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने यूट्यूब से किया। तो जब अब मैं एग्ज़ाम की तरफ ले जा रहा हूँ आपको, तो जब मैं एग्ज़ाम में, ये देखिए एग्ज़ाम के एक सीटिंग अरेंजमेंट में आपको फ़ोटो शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 4th में बैठा था मैं, और मेरे पीछे भी 3 और थी रो। बट मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ामिनर यहीं एग्जैक्टली यहीं थे, यहीं खड़े थे। तो यहाँ से कोई लेडी एंट्री करती है, इनको कुछ बोलती हैं, एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दे चुके थे, और मुझे याद है मैं वो भर रहा था, कहते हैं रोल नंबर वगैरह नाम भर रहा था, और इनके कान में कुछ बोल के चली जाती है वापस। ठीक है, फिर इनको पता नहीं क्या होता है, ये जो पहला डेस्क जो बैठा है ना, इसके तो बेयर एक्ट यहीं रखे थे इसने। तो इनको यह बोलता है कि मैं तुम्हारे बेयर एक्ट चेक करूँगा, और एक एक करके सारे बेयर एक्ट चेक करना शुरू कर देते हैं एग्ज़ामिनर। पता नहीं क्या होता है यहाँ पर भाई, सारा माहौल ऐसा हो जाता है कि सब के सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है बेसिकली वहाँ पर उस टाइम पे, मुझे याद है। और फिर जब इसके चेक करना शुरू किया ना, तो इसका पता नहीं कौन सा बेयर एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर मार्किंग पूरी इसने भर रखी थी, जैसे कि मेरे IPC में हो रखी थी। तो वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा उसका भरा हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, सीधा उठा के यहाँ रख दिया, उससे ले लिया, कहा ये मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो फिर ये दूसरे डेस्क पे बढ़े, फिर इसका भी देखना शुरू कर दिया। खैर इसका तो कोई नहीं था, फिर इसका देखा तो इसके तो कई सारे बेयर एक्ट थे, उठा लिए तुरंत, उठा के यहाँ रख दिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, इनको इधर चेक करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने पता नहीं क्या, इन्होंने फिर एक एक करके बेयर एक्ट देख रहे थे। फिर यहाँ तक आते थे, उन्होंने छोड़ ही दिया। फिर बस वैसे ही बस नज़र मार रहे कि भाई किसके है तो नहीं, किसी का है तो नहीं, कि मार्किंग करी हो या कुछ हो। तो मेरा भी, मैंने तो भाई नीचे रख दिए वो अपने वाले, और ऊपर कर दिए बस वो वाले जिस पे कोई जो नए खरीदते थे वो मैंने ऊपर रख लिए। तो इन्होंने ऐसे ही बस ये फिर खड़े होके बस देख रहे थे, किसी से छीन नहीं रहे थे, बस ऐसे देखते देखते सबका देख लिया उन्होंने, और देख के वापस अपनी जगह पे आ गए। तो ये सिचुएशन थी मेरे टाइम पे। तो घबरा तो गए थे भाई कि यार बैग ले ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ये तो लेकिन पेपर इतना इजी आ रहा था तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो खैर ये तो थी बात।
एग्ज़ामिनर की। अब एक एडवाइस भी आप देख लो, जो मेरे साथ मुझे लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हुआ था उस वजह से। हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ बैठा था तो मेरे जो आगे बैठा होता वो बार बार मेरे से बेरेक्ट मार रहा था कि भाई यार बेरेक्ट दिखा दो यार, कंपनी का दिखा दो यार, आईपीसी का दिखा दो यार। तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था बार बार। फिर इसको देख के मैंने देखा कि ये साइड वाला भी मांगने लगा मुझसे हैं। तो मैंने देखा ये भी नहीं लाया था ज़्यादा, ना ही ये लाया था। तो ये इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी 1 घंटा जाने के बाद मैं भी परेशान हो गया। मैंने फाइनली इनको मना कर दिया कि भाई मैं बेरेक्ट नहीं दे सकता, पहले मैं अपना एग्ज़ाम कर लूँ और उसके बाद आपको शेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ामिनर ने पहले अलाउ कर दिया था कि अगर आप चाहो तो आप बेरेट एक दूसरे से मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिचुएशन पे मैंने देखा कि यार मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। क्योंकि जैसे ये बोलता कंपनी का, तो कंपनी का नीचे कहीं रखा है तो मैं पहले निकालता, ढूंढता, फिर देता। तो ये दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मुझे समझ आया कि यार सेल्फिश होना ही ज़्यादा बेटर है। यानी कि आप अपना करो भाई, इधर उधर मत ध्यान दो। अगर आप डायरेक्ट लेके गए तो आप टाइम वेस्ट मत करो, पहले अपना एग्ज़ाम कर लो, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 100 क्वेश्चन पूरे, उसके बाद शेयर करो भाई, जिस मर्जी को बांटो बांटो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस एक यही फाइनल एडवाइस है। तो 2 एडवाइस दे रहा हूँ इस वीडियो में। पहली कि इंडेक्स के साथ फेमिलियर हो जाओ अच्छे से, क्योंकि ये देख के देना होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बेरेक्ट नहीं ले जा सकते हो आप। और दूसरी बात ये, बेरेक्ट शेयर मत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है इससे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। पहले अपना एग्ज़ाम करो, उसके बाद शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई दोनों एडवाइस मैंने दे दी, जो मुझे लगता है कि आपके काम आएगी, क्योंकि मेरे काम आई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।